हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। हम भूगोल का अगला पार्ट लेकर आए हैं, भूगोल के पार्ट की कड़ी में। और यदि हमारी कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के लोगों पर जाकर और वहां से प्ले लिस्ट से आप हमारी सब वीडियो को देख सकते हैं। राजस्थान की भूगोल वाली वीडियो देखनी है तो राजस्थान का भूगोल प्ले लिस्ट पर आप ओके करेंगे तो वहां पर हमारे द्वारा डाली गई भूगोल की सभी वीडियो आपको दिखाई देंगी। और जला दर्शन का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हो। और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना। आज पढ़ाने वाले हैं हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और यह वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है कि अगर आपने एंड तक इसे देख लिया तो गारंटी है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। हमने पहले पढ़ा था कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। अंगारा लैंड का कोई अवशेष ही नहीं था। उसके बाद गोंडवाना लैंड के दो अवशेष थे, पर्वत और पहाड़, यानी अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद तैतीस सागर के दो अवशेष थे, एक उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो हुआ था अरावली पर्वतमाला का। उसके बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, नंबर 3 पर पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 पर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक तो बात करें संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर सबसे पहले मैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात कर लेता हूं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है यह तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर का अवशेष है। उसके बाद बात करूं तो यह थार के मरुस्थल का हिस्सा है। किसका? थार के मरुस्थल का। थार का जो रेगिस्तान है उसका हिस्सा है। किसका? थार का। थार के मरुस्थल का हिस्सा है क्या? राजस्थान का उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। थार के मरुस्थल की बात करें तो यह भारत में 2,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या? थार का रेगिस्तान कितने में? 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो इसका हिस्सा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में है वो है 1,75,000। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा किसका है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। यानी कि थार के मरुस्थल का भाग है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। थार का मरुस्थल भी तैतीस सागर का अवशेष है तो ये भी तैतीस सागर का है। तो थार के मरुस्थल का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में है। और अब बात करें तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चोलिस्तान के नाम से। कहां पर? पाकिस्तान में किसके नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। और भारत में इसे थली थली या शुष्क बालू मैदान, शुष्क बालू का मैदान कहा जाता है या थार का मरुस्थल कहा जाता है। अब थार के मरुस्थल की अगर बात करें तो यह एक तो दो देशों में फैला हुआ है, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है। अब भारत के राज्यों की बात करें, भारत के अगर राज्यों की बात करें तो यह 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। 3 राज्य, सुनो सॉरी 4 राज्यों में फैला हुआ है। एक है गुजरात, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब और उसके बाद हरियाणा। इन 4 राज्यों में फैला हुआ है किसका मरुस्थल? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को नवीनतम मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार आज भी हो रहा है। नवीनतम मरुस्थल,
नवीनतम मरुस्थल कह सकते हैं, या इसे युवा मरुस्थल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युवा मरुस्थल। वैसे अगर मरुस्थल की बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और थार का मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है, जो भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नवीनतम मरुस्थल कहा जाता है, युवा मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थलों की बात करें पूरे विश्व की तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इस मरुस्थल में। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कहा जाता है, जैव विविधता वाला मरुस्थल किसको कहा जाता है? थार के मरुस्थल को सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कहा जाता है। जैव विविधता यानी कि यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, और रेगिस्तानों के बजाय और मरुस्थलों के बजाय अच्छी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर कांटेदार या मर्दभिद वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी। उसके बाद डंडाथोर, कैक्टस, नागफनी। उसके बाद घासें पाई जाती है, सेवन, धामन, करड़, अंजन, मुराद, बुर, मोतियो और सुंगनी, ये घासें पाई जाती हैं थार के मरुस्थल में या उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में। सेवन, दामन, करड़, अंजन, मुराद, बुर, मोतियो, सुंगनी, ये घासें पाई जाती हैं। और उसके बाद बात करूं तो बुर और सुंगनी राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। सेवन घास के बारे में बात करें तो वैसे जैसलमेर जिला दर्शन में हमने सेवन घास के बारे में विस्तार से बात की है, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद जीव जंतुओं की बात करें तो घोड़ावन पक्षी पाया जाता है, यहाँ पर चिंकारा पाया जाता है, मरु बिल्ली और मरु लोमड़ी पाई जाती है, मरु बिल्ली और मरु लोमड़ी पाई जाती है। और इस मरुस्थल का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी कौन सा है विश्व में? तो थार का मरुस्थल यानी कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, किसमें? थार के मरुस्थल में, या उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश भी कह सकते हैं। अब बात करें इस क्षेत्र में 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है। प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। और नहर है, प्रमुख नहर जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद बात करें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में ही मरुस्थल का सबसे आर्द्र स्थान वाला जिला, मरुस्थल का सबसे आर्द्र यानी कि नमी वाला, मरुस्थल का सबसे आर्द्र वाला जिला मतलब सबसे आर्द्रता किस जिले में पाई जाती है, ऐसा जिला कौन सा है मरुस्थलीय प्रदेश में? क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर यानी कि बहुत कम मात्रा में होती है और रेतीला है, इसलिए यहाँ पर नमी नहीं रहती। लेकिन फिर भी मरुस्थल में एक ऐसा जिला है जो या ऐसा स्थान है जो आर्द्र है, और वो है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा स्थान कहाँ पर है? तो रानीवाड़ा स्थान जालौर में है। अब रानीवाड़ा के बारे में बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है रानीवाड़ा। प्रश्न समझना, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है रानीवाड़ा, लेकिन जो सर्वाधिक दूध की सप्लाई करती है वो सरस डेयरी करती है, और वो कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान की जो पहली दूध डेयरी थी वो थी पद्मा डेयरी अजमेर में।
तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा जालौर में है, सबसे ज्यादा सप्लाई करती है सरस, और सबसे पहली थी परमा जो अजमेर में थी। अब उसके बाद बात करें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। अब वो 12 जिले कौन कौन से हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग। किसकी? जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग में वैसे 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6। उनमें से एक सिरोही जिले को छोड़कर जोधपुर संभाग के 5 जिले उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। अगर आपने हमारी संभाग की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखें, और बहुत ही लाजवाब और ट्रिकों के द्वारा इन संभागों को दर्शाया गया, तो आप पहले वहां से देख लें। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, और एक जिला और आता है सिरोही। लेकिन सिरोही जिले को उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसे उत्तर पश्चिम मरुस्थल का हिस्सा नहीं माना जाता, तो सिरोही जिले को उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा नहीं माना जाता, और उसे हिस्सा माना जाता है अरावली पर्वतमाला का। वो आगे पढ़ेंगे। तो जोधपुर संभाग के 5 जिले ये हो गए। उसके बाद बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग, और इसकी हमने ट्रिक बताई थी हनुमान के गंगा चौबी। तो बीकानेर संभाग के 4 जिले, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर, ये 4 जिले हो गए, यानी कि 5 और 4 9। उसके बाद बचे 3 जिले। एक जिला है नागौर, और 2 जिले हैं शेखावाटी के। शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू के भाग को कहते हैं, और उसमें से जो चूरू है वो हमने बीकानेर संभाग में ले लिया है। तो शेखावाटी क्षेत्र के 2 बचे, सीकर और झुंझुनू। तो सीकर और झुंझुनू, तो ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 12 जिले हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में ये 12 जिले आते हैं। तो सबसे पहले हमने बात उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उसके कुछ तथ्य थे। उसके बाद जो कुछ बचा कुचा यानी उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जो चटपटी बातें हैं उनको हम इन उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग जो है शुष्क और अर्धशुष्क, इनके बाद हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल भारत में 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और थार के मरुस्थल का ही हिस्सा है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और वो क्षेत्र कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल का लगभग 75 से 80% भाग अकेले राजस्थान में है। उसके बाद बात करें, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे खली और शुष्क बालू का मैदान या थार का मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद इसे नवीनतम मरुस्थल या युवा मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, उस वनस्पति को कहते हैं कांटेदार या मरुद्भिद, जैसे खेजड़ी, डंडातोड़, कैक्टस, नागफनी आदि प्रकार की। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, और 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो बात चल रही है सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल तो विश्व में, और सर्वाधिक जनघनत्व तो विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। उसके बाद बात करें
तो 0 से 50 सेमी वर्षा होती है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। लुनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इंदिरा गांधी नहर यहाँ की प्रमुख नहर है। यह 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, और एक 2 राज्य देश कह सकते हैं, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद मरुस्थल में भी एक ऐसा स्थान है जो आर्द्र स्थान है, तो वो ऐसा स्थान कौन सा है? आर्द्र स्थान रानीबाड़ा, और जो कहाँ है? जालौर में। और रानीबाड़ा जालौर में राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। अब आगे बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक प्रकार की घासें पाई जाती हैं, सेवन, दामन, करड़, अंजन, मुराद, बुर, मोती, सुंगनी। और बुर और सुंगनी राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। ये राजस्थान के 12 जिले थे जिनमें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। जोधपुर संभाग के 5 जिले, एक जिला छोड़ दिया, कौन सा? सिरोही। क्वेश्चन आता है कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल जिला नहीं है, तो सिरोही। उसके बाद बीकानेर संभाग के 4 जिले, शेखावाटी के 2, सीकर और झुंझुनू, क्योंकि चूरू यहाँ आ गया, और एक होता है नागौर। तो ये 12 जिलों में उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है यह कितने भागों में फैला हुआ है। तो हमने जैसे बताया कि एक तो संरचना के आधार पर अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा है, और एक है जलवायु के आधार पर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय यानी उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश यानी कि जो 12 जिले हैं वो उनकी मतलब जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी बनावट कैसी है, कैसा है? जैसे रेतीला भी है, चट्टानी भी है और पथरीला भी है। तो यह तो हुआ संरचना के आधार पर। एक बात करते हैं संरचना के आधार पर, और एक बात करेंगे हम जलवायु के आधार पर यानी कि शुष्कता के आधार पर। एक संरचना के आधार पर और एक जलवायु के आधार पर उत्तर पश्चिम रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें सबसे पहले संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। एक है इर्ग, क्या? इर्ग। एक है हम्माद और एक है रैग। इर्ग, हम्माद और रैग। इर्ग, हम्माद और रैग। ये जैसे ही आपको मैं इस मैप को बता दूंगा उसके बाद हम मानचित्र में दर्शा के आपको दिखाएंगे। तो एक है इर्ग, एक है हम्माद और एक है रैग। इर्ग वह प्रदेश मरुस्थल का वह क्षेत्र जहां पर रेत ही रेत अर्थात रेत के टीले ही टीले पाए जाते हैं। यानी इर्ग का मतलब क्या है? जहां पर रेत के टीले ही टीले पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, वो होता है। और इर्ग जहां रेत ही रेत है उस क्षेत्र को कहते हैं इर्ग। हम्माद यानी कि वह क्षेत्र जहां चट्टानें पाई जाती हैं और पहाड़ियां पाई जाती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं हम्माद। चट्टानी, हम्माद या पहाड़ियां। तो हम्माद किसे कहा जाता है? चट्टानी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों को हम्माद कहा जाता है। उसके बाद बात करें रैग, तो रैग जो है वो इन दोनों का मिश्रण है, यानी कि रेत प्लस कंकड़ पत्थर। रेत प्लस कंकड़ पत्थर जो क्षेत्र है उसे कहते हैं रैग। यानी कि मिश्रित भूमि को क्या कहते हैं? रैग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र जहां रेत व ककरीले पत्थर मिलते हैं उसे कहते हैं रैग। यानी मिश्रित भूमि को रैग कहा जाता है। यहाँ पर रेत के टीले, यहाँ चट्टानें और पहाड़ियां पाई जाती हैं, और यहाँ रेत और प्लस कंकड़ दोनों पाए जाते हैं।
तो कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं उसे एर्ग कहते हैं, जहाँ चट्टाने और पहाड़ी इलाका होता है उसे हमवात कहते हैं, और जहाँ रेत व कंकड़ मिश्रित अवस्था में मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो रैग कहते हैं। अगर बात करें सबसे पहले एर्ग, तो जो एर्ग को हम एक तरह से महान भारतीय मरुस्थल भी कह सकते हैं। क्या? महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल भी कह सकते हैं, या महान मरुभूमि भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम जलवायु के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे तो जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी कि जो ये शुष्क प्रदेश है, ये शुष्क प्रदेश भी इसे कह सकते हैं, किसे? एर्ग को। और शुष्क प्रदेश को ही महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। महान भारतीय मरुस्थल यानी कि वास्तविक मरुस्थल। अरे मरुस्थल तो वो होता है जहां रेत ही रेत हो, तो हुआ ना महान भारतीय मरुस्थल या वास्तविक मरुस्थल, तो इसे भी कहते हैं एर्ग को। और उसके बाद इसकी बात आगे करेंगे तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, इसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी कह सकते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यानी कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश किसे कहते हैं? जहां पर बालू का स्तूप का मतलब होता है रेत के टीले, दोहरे या धरियन। जैसलमेर में बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है, स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं, और वैसे मैन बोलचाल की भाषा में रेत के टीले कहते हैं। और वैसे नाम क्या है? बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप जिस प्रदेश में पाए जाते हैं उसे कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो शुष्क प्रदेश पढ़ेंगे ये दो भागों में बटा हुआ है, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, यानी कि यहाँ पर चट्टानें और पहाड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं, उसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त यानी बालू का स्तूप यहाँ नहीं है। यहाँ बालू का स्तूप युक्त यानी कि जहां पर बालू का स्तूप यानी रेत के टीले पाए जाते हैं, तो हम इसे वैसे एक आप बात बताऊं, जो ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है इसे ये मान सकते हैं और हमवाद को ये मान सकते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसे कहते हैं, मतलब ऐसा मरुस्थल जहां पर चट्टान और पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये भी इसमें बता रहा हूं और इसमें भी यही बताया। तो इसे बालू का मतलब ये हमवादी क्षेत्र भी कह सकते हैं, या इसको हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कह सकते हैं। जैसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश इस एर्ग को कह रहे हैं, इसी प्रकार हमवाद को भी हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कह सकते हैं। तो बात समझ में आया होगा। उसके बाद पहले एर्ग की बात कर रहे थे, तो रेत के टीले जहां पाए जाते हैं उसे एर्ग कहा जाता है। उसके बाद इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जा सकता है और इसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी कहते हैं। और जो यह एर्ग जो क्षेत्र है यह पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं पाकिस्तान की सीमा के सहारे पाकिस्तान की सीमा के सहारे लगे प्रदेश या जिले, उनको कह सकते हैं। उन क्षेत्रों में क्या फैला हुआ है, एर्ग का विस्तार है। जैसे कि पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए कौन कौन से हैं, जैसे गंगानगर है तो गंगानगर का कुछ हिस्सा आता है। सेम कंडीशन, जो जिले यहां रहेंगे वो जिले यहां रहेंगे, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों कॉमन चलेंगे। यानी कि एर्ग और हमवाद और बाल का स्तूप और बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश ये दोनों एक ही हैं, बाल का स्तूप युक्त और एर्ग, और हमवाद और बाल का स्तूप मुक्त। यानी कि जो जिले यहाँ चलेंगे इन दोनों में, वो जिले इन दोनों में चलेंगे। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आज तक ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो पाकिस्तान सीमा के सहारे यानी कि गंगानगर का कुछ हिस्सा एर्ग में आता है,
उसके बाद बीकानेर, बीकानेर का पूरा हिस्सा एरिया में आता है। जैसलमेर का पूरा हिस्सा एरिया में आता है। उसके बाद बाड़मेर का हिस्सा भी एरिया में आता है, क्योंकि बाड़मेर भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है। उसके बाद जोधपुर का कुछ हिस्सा भी एरिया में आता है। ये तो थी एरिया की बात। अब बात करते हैं हम हम्माद की। देखो मैं आपको बताता हूं, ये हमारा राजस्थान है। तो यहां पर जो ये इर्ग क्षेत्र है वो इर्ग है ये, यानी कि हम कह सकते हैं कच्छ के रण से, कच्छ का रण है, कच्छ का रण गुजरात में है, यहां से और पंजाब की सीमा तक फैला हुआ है इधर ये। तो ये बात समझ में आए। कुछ हिस्सा इसमें चूरू का आता है। किसका? चूरू जिले का, क्योंकि चूरू जिले में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में। तो ये इर्ग में आएंगे। अब इधर ये गंगानगर हो जाएगा, यहाँ बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर, और यहाँ होता है जोधपुर। तो यह हिस्सा इर्ग के अंतर्गत आता है, इर्ग। उसके बाद यह जो हिस्सा आता है वो हम्माद के अंतर्गत आता है। और हम्माद जो है, हम्माद का विस्तार जो मुख्यतः जिले हैं वो है जैसलमेर और बाड़मेर, और कुछ हिस्सा जोधपुर का भी आता है, जैसलमेर, बाड़मेर। उसके बाद सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, इनका हिस्सा भी किस में आता है? हम्माद में। उसके बाद बात करें रैड, रैड जो क्षेत्र है यह है, रैड क्षेत्र में जैसलमेर बाड़मेर तो आएंगे ही, जैसलमेर बाड़मेर तो आएंगे ही, सीकर झुंझुनू भी आएंगे, सीकर झुंझुनू। उसके बाद जैसलमेर बाड़मेर अभी यहां लिखते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी एरिया की। अब बात करते हैं हम्माद। हम्माद यानी कि जहां चट्टानें व पहाड़ियां पाई जाती हैं, उस प्रदेश को, उस क्षेत्र को कहते हैं हम्माद। अब इसका जो मुख्यतः विस्तार है हम्माद का वो है जैसलमेर। जैसलमेर में बात करें तो पोखरण और रामगढ़, पोखरण और रामगढ़, पोखरण और रामगढ़ ये चट्टानी प्रदेशों में है। रामगढ़, रामगढ़ पहाड़ी इलाका है, वहां पर एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर लगा हुआ है, जो कहाँ है? रामगढ़ जैसलमेर में। ये बात आपको याद रखना। तो जैसलमेर के पोखरण और रामगढ़ आते हैं। और इसी क्षेत्र में वो जो आकलकोट फारसन पार्क, जो जुरासिक काल के अवशेष थे वो चट्टानी, वो भी इस जैसलमेर में इसी में आते हैं, हम्माद में। उसके बाद पोखरण रामगढ़ हो गया। जोधपुर, जोधपुर का फलौदी क्षेत्र हो गया। अरे जोधपुर में मेहरानगढ़ की पहाड़ी है जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है। उसके बाद सीकर, सीकर में हर्ष की पहाड़ी इसी का हिस्सा है। और झुंझुनू में लोहारगढ़, झुंझुनू में लोहारगढ़ पर्वत श्रृंखला, झुंझुनू में लोहारगढ़ पर्वत श्रृंखला भी इस क्षेत्र का भाग है। उसके बाद ये बात हुई, तो आप देख सकते हो ये जो हम्माद था, मैंने बताया था जैसलमेर और बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू। तो जैसलमेर और इसमें बाड़मेर, बाड़मेर में 56 की पहाड़ी, बाड़मेर में किसकी पहाड़ी है? 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां पर ही नाकोड़ा पर्वत है, जहां जैन तीर्थ पार्श्वनाथ का मंदिर है, जिसे राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। वो भी कहां स्थित है? 56 की पहाड़ियों पर।
तो चट्टानी प्रदेश यानी कि जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है हम्माद क्षेत्र। और ये जो जिले हैं, ये जिले इर्ग वाले जिले इसमें आएंगे और हम्माद वाले जिले इसमें आएंगे। उसके बाद बात करते हैं रैग की, तो जैसलमेर और बाड़मेर तो सब में ही चलेगा, ये बात याद रखना। तो रैग जैसलमेर, बाड़मेर, उसके बाद फिर सीकर और झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, उसके बाद जालौर। ये इन क्षेत्रों में क्या मिलता है, यानी कि पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, रैग। पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है, रैग। और पथरीला किसे कहते हैं, जिसमें रेत के साथ बड़े बड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिले हुए हों, उसे कहते हैं पथरीला। यानी पथरीला मरुस्थल रैग कहलाता है, चट्टानी मरुस्थल हम्माद कहलाता है, और जहां रेत ही रेत हो वह इर्ग कहलाता है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, ये बात आपके समझ में आई होगी। संरचना की दृष्टि से उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश था ये। ठीक है भाई साहब। अब आगे बात करते हैं, इसमें नागौर का भी हिस्सा आ जाता है। अब ये तो बात हुई हमारी संरचना के आधार पर, हमने बताया जो ये पाकिस्तानी सीमा के सारे हम्माद में, जैसलमेर और बाड़मेर तो तीनों में ही चलेगा, जैसलमेर और बाड़मेर तो तीनों में ही चलेगा, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर इसमें भी है क्योंकि सीमा पे है। उसके बाद इन दोनों में सीकर झुंझुनू चलेगा, सीकर झुंझुनू चलेगा इन दोनों में। और इसमें अलग से क्या आएगा, जालौर, यानी 4 ये होंगे और इसमें एक अलग जालौर आएगा। तो ये क्षेत्र था, ये संरचना के आधार पर था, ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जब मैं इनको समझाऊंगा तो ये इनको मिटाने की जरूरत होगी। तो अब हम बात करते हैं शुष्क यानी जलवायु के आधार पर। तो जलवायु यानी कि जो जलवायु है यानी कि शुष्कता के आधार पर कह सकते हैं, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी कि ये 12 जिले इन दोनों में डिवाइड किए हैं। तो शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश उसे कहा जाता है जहां पर 0 से 25 सेमी वर्षा होती है, यानी कि नाम मात्र की वर्षा होती है, तभी तो यहाँ रेत ही रेत है, वनस्पति का अभाव रहता है। 0 से 25 सेमी वर्षा यानी कि न के बराबर वर्षा होती है, न के बराबर वर्षा होती है कहां पर, शुष्क प्रदेश में। उसके बाद यहां पर न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, न्यूनतम क्या पाई जाती है, वनस्पति। और इसी शुष्क प्रदेश में एक स्थान है, उसका नाम है सम। क्या है, सम। अब अगर बात करें तो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम, यहां पर न के बराबर वर्षा होती है, यानी सम स्थान पर सबसे कम बरसात होती है। सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो सम गांव में। और एक बात बताओ, जहां सबसे कम वर्षा होती है तो वहां पर वनस्पति का अभाव तो होगा, यानी कि इसे वनस्पति रहित क्षेत्र भी कह सकते हैं। वनस्पति रहित क्षेत्र भी कहा जाता है किसको, सम को। समगाम में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है राजस्थान का, और यह वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो सम। सबसे कम वर्षा वाला भाग पूछे तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी भाग राजस्थान का। उसके बाद जिला पूछे तो जिला होगा जैसलमेर। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है,
तो ये बात आपको याद रखना है। स्थान पूछे तो सम, जिला पूछे तो जैसलमेर, और भाग पूछे तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी भाग राजस्थान का। यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो यह तो थी शुष्क प्रदेश की बात कि यह किसको कहा जाता है, और यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क है यानी कि सूखी है। तो ये बात हुई शुष्क की। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क की, बात कर लेते हैं। तो अर्ध शुष्क यहाँ पर 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। 25 से 50 सेमी वर्षा होती है कहाँ पर? अर्ध शुष्क प्रदेश में। जबकि हमने पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में 0 से 50 सेमी वर्षा होती है। 50 सेमी वर्षा दो भागों में बटी हुई है। इसको मिटा दो। अब देखो आप, ये राजस्थान है, और राजस्थान में जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान है, और इसमें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश यह है जो 61.11% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है, जहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये हम पिछली वीडियो में पहले ही पढ़ चुके थे। और 12 जिलों में फैला हुआ है। सिरोही जिला ऐसा है जिसमें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार नहीं है। तो ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, और ये है अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। और जो यह क्षेत्र है हमारा, यह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये। और ये बचा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह है अरावली पर्वतमाला, और बचा हमारा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ये है, यह 61.11% भाग पर है, जहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अब इस उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को मैंने आवाज संरचना की दृष्टि से बांट कर बताया, इर्ग, हम्माद और रे। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं जलवायु के आधार पर शुष्क और अर्धशुष्क। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है शुष्क प्रदेश। यह प्रदेश कौन सा है? शुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश जो यह जो सीमा है, यह जो सीमा रेखा है, ये 25 सेमी वर्षा रेखा है। ये कौन सी रेखा है? 25 सेमी वर्षा रेखा। यानी कि इसका ये मतलब है कि इससे इधर की साइड 25 सेमी तक वर्षा होती है। यानी कि 0 से 25 सेमी तक वर्षा होती है इस इलाके में। और जो यह अरावली की जो यह रेखा है, यह 50 सेमी वर्षा रेखा है। यानी कि इस रेखा का मतलब है कि इससे इधर वर्षा होती है 50 सेमी। अब यहाँ 25 सेमी होती है, तो बचाइए, तो यहाँ 25 से 50 होती है। यहाँ तो 0 से 25 सेमी वर्षा होती है, जैसा कि अभी बताया था। इधर यहाँ पर 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। 25 से 50 सेमी वर्षा होती है अर्धशुष्क प्रदेश में। यह अर्धशुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। एक है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। उसके बाद एक है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र या तोरावाटी, सबके बारे में बात करेंगे, शेखावाटी क्षेत्र। और एक उसके बाद है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और उसके बाद है लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी कि गौड़वाड़ प्रदेश, जो प्रमुख नदी थी रेगिस्तान की। तो अर्धशुष्क प्रदेश इन 4 भागों में बटा हुआ है, और शुष्क प्रदेश इन 2 भागों में बटा हुआ है, एक बाल का स्तूप युक्त और एक बाल का स्तूप मुक्त। तो आपको समझ में आया होगा, ये शुष्क प्रदेश था और यह अर्धशुष्क प्रदेश था। अब बात करते हैं बाल का स्तूप युक्त प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया कि बालू का स्तूप यानी कि रेत के टीले ही टीले हो, जहां रेत ही रेत हो, यानी कि सेम कंडीशन इर्ग वाली चलेगी।
इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, या महान मरुभूमि भी कहा जाता है। उसके बाद ये भालका स्तूप युक्त प्रदेश ही है। उसके बाद अब बात करते हैं कि भालका स्तूप क्या होते हैं। तो हवा के द्वारा जो रेत को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाता है और जहां जो ऊंची ऊंची आकृति बनती है उसे कहते हैं भालका स्तूप। इन्हें धौरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धौरे, या रेत के टीले या टिब्बे कह सकते हैं। उसके बाद जैसलमेर में इसे धरियन कहा जाता है। जैसलमेर में रेत के टीलों को यानी कि भालका स्तूपों को क्या कहा जाता है? धरियन। और उसके बाद भालका स्तूप ऐसे होते हैं, ये भालका स्तूप होते हैं। इनके ऊपर जो लहरदार रेखा होती है उसे कहते हैं उर्मिका। क्या कहते हैं? उर्मिका। यानी कि भालका स्तूपों के ऊपर के भाग में जो लहरदार रेखाएं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है उर्मिका। तो ये बात थी भालका स्तूप से संबंधित। जैसलमेर में धरियन कहा जाता है। भालका स्तूप का निर्माण कैसे होता है? तो भालका स्तूप का निर्माण मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप होता है और यहाँ पर रेत ही रेत पाया जाता है। और इसमें जो जिले हैं वो यानी कि वही जिले हैं जो इर्ग में थे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। जैसे मैं चित्र बनाता हूं, ये हमारा राजस्थान है। तो आप देखिए, हम बात कर रहे थे भालका स्तूप युक्त प्रदेश की। तो भालका स्तूप युक्त प्रदेश एक तो गंगानगर, गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, उसके बाद जोधपुर, चूरू, ये क्षेत्र आते हैं किसमें? भालका स्तूप युक्त प्रदेश में। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू, ये जिले किसमें आते हैं? भालका स्तूप युक्त प्रदेश में आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यह शुष्क प्रदेश में भी आते हैं। किसमें आते हैं? शुष्क प्रदेश में भी आते हैं। शुष्क प्रदेश में भी यही जिले आते हैं, भालका स्तूप युक्त प्रदेश में भी यही जिले आते हैं। यानी कि अगर मेन बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर और चूरू, यह क्षेत्र भालका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। शुष्क प्रदेश के जिले हो गए, ये शुष्क प्रदेश के जिले हैं जिनमें शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। बाकी अर्ध शुष्क में जैसे कि एक हनुमानगढ़ हो जाएगा, इधर सीकर, झुंझुनू, ये शुष्क प्रदेश में भी आता है और अर्ध शुष्क प्रदेश में भी आता है। तो जैसलमेर यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, उसके बाद चूरू, जोधपुर का कुछ हिस्सा, इनमें क्या फैला हुआ है? यानी कि इनमें भालका स्तूप युक्त प्रदेश है ये, यहाँ पर रेत के टीले ही टीले पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो के 2 पार्ट करने होंगे।
हम इस एरिया को, इस शुष्क वाले को समझ लेते हैं। अर्ध शुष्क के बारे में अगली वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ी होने वाली है। उसके बाद अब बात करें तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद बात करते हैं कि बालुका स्तूप यानी कि रेत के टीले किन किन प्रकार के पाए जाते हैं। तो एक होता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। अब अनुदैर्घ्य जो बालुका स्तूप होते हैं ये हवा के समानांतर बनते हैं, हवा के समानांतर बनते हैं। यह आपके समझ में आ जाएगा, सब चित्र के माध्यम से बताएंगे। हवा के समांतर बनते हैं, इन्हें 180 डिग्री पर बनने वाले बालुका स्तूप भी कहा जाता है। इन्हें पवनानुवर्ती भी कहा जाता है, पवनानुवर्ती भी कहा जाता है, और इन्हें ही कहा जाता है रेखीय बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य हवा के समानांतर बनने वाले, 180 डिग्री पर बनने वाले, पवनानुवर्ती, रेखीय, ये कौन से होते हैं? अनुदैर्घ्य। ये सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य, जैसे इधर से चल रही है हवा यानी कि पवन, और इस हवा के समानांतर बोला यानी कि इधर ये यूं बन जाए और हवा ये निकलती जाएगी यूं। तो ये जो बालुका स्तूप हैं ये अनुदैर्घ्य हैं, यानी कि हवा के समानांतर बनते हैं। हवा के समानांतर, ये हवा यूं निकल जाएगी तो इसके समानांतर ही तो है। तो हवा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूपों को अनुदैर्घ्य कहा जाता है, और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। अगली बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप समकोण पर बनते हैं, यानी कि इधर से हवा जाएगी और यूं बनते जाएंगे। देखो अनुप्रस्थ के बारे में कहते हैं समकोण पर बनने वाले, समकोण पर बनने वाले, 90 डिग्री पर बनने वाले। अब देखो ये अनुप्रस्थ कैसे बनते हैं? इधर से हवा चली, इन्हें अवरोधी भी कहा जाता है, अवरोधी बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप भी कहा जाता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को। ये हवा चली, यहां पर एक बाधा है, कोई भी बाधा हो सकती है, पहाड़ी हो सकती है। अब ये हवा चल रही है, अपने साथ रेत के कण ला रही है। अब ये कण लाएगी, लाती जाएगी, और या तो ये कण इस हवा की वजह से इधर की तरफ मुड़ेंगे, या फिर इधर की तरफ, तो ये होगा समकोणी। देखो समकोण पर ही बन रहे हैं। ये क्या है? समकोण, यानी समकोण पर बनने वाले, 90 डिग्री पर बनने वाले, या अवरोधी जो बालुका स्तूप हैं वो इस